question is 41st question. A real gas will show maximum deviation from ideal gas behavior at A option है 200 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, B is 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर, C is 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर एंड D is -100 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर। तो हमें पता है कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर्स पे मैक्सिमम डिविएशन आती है फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। सो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाली ऑप्शन देखनी है हमने। तो लो टेम्परेचर है डी ऑप्शन में -100 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट प्रेशर भी डी ऑप्शन में है, तो इट विल बी डी ऑप्शन -100 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 42nd क्वेश्चन है vaporization of 0.24 gram of a volatile substance gave 45 milliliter of vapors at NTP. What will be the vapor density of the substance? Density of H2 at NTP given है 0.089 grams per liter. तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसमें एवोगैड्रोस लॉ यूज करेंगे हम। 42nd क्वेश्चन देखिए, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी कंडीशंस इज इक्वल टू 1 मोल और इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे हमें एक जो डेंसिटी है वहाँ से एक रेफरेंस मिल रहा है कि अगर 1 लीटर हो गैस तो उसका मास कितना होगा। डेंसिटी है 0.089 ग्राम्स पर लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर विल बी इक्वलेंट टू 0.089 ग्राम्स। और हम अगर ये निकाल लें कि 22.4 लीटर्स कितने ग्राम्स के बराबर होगा, 0.089 इंटू 22.4, दिस विल गिव अस द मॉलिक्यूलर मास, और ये आ रहा है 119.4 ग्राम्स। अब देखिए रिलेशन जो होता है मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में, दैट इज ट्वाइस वेपर डेंसिटी इज द मॉलिक्यूलर मास। ट्वाइस वेपर डेंसिटी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। So therefore vapor density क्या होनी चाहिए, vapor density will be molecular mass divided by 2, और molecular mass क्या निकला हमारे पास 119.4 grams. So 119.4 divided by 2 and this will be equal to 59.93 grams, 59.93 only. So देखिए एक बारी 22.4 liters of any gas at NTP conditions is equal to 1 mole और is equal to the molecular mass। ये है एवोगैड्रोस लॉ। हमें यहाँ डेंसिटी गिवन है H2 की, दैट इज 0.089 ग्राम्स पर लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर का मास कितना होगा 0.089 ग्राम्स। हम निकाल लेंगे 22.4 लीटर्स का कितना होगा, 0.089 इंटू 22.4, दैट इज इक्वल टू 119.4 ग्राम्स। अब जो मॉलिक्यूलर मास आ गया तो हमें ये रिलेशन पता है कि ट्वाइस वेपर डेंसिटी इज द मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 119.4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 59.93 विल बी द करेक्ट आंसर। सो 42nd का डी 59.93 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 43rd क्वेश्चन। Mole percentages of nitrogen, oxygen and argon in a sample of air are 79%, 20% and 1% respectively. What is the density of the sample of air at 25 degree Celsius and 1 atmosphere? मोल परसेंटेजेस जो गिवन है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और आर्गन की, इससे हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किसका मास निकालना है, एयर का मास निकालना है। इसमें हमने एम एवरेज निकालना है, तो एम एवरेज कैसे निकलेगा, एयर में
गैसेस जो गिवन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, उनकी परसेंटेजेस गिवन है आपको, तो आपको एम एवरेज निकालना है एंड दैट विल बी percentage of nitrogen 79 into molecular mass of nitrogen, that is 28, plus percentage of oxygen into molecular mass 20 into 32, plus third gas is argon and argon is 1%, percentage into its mass, that is 40, divided by 100, परसेंटेजेस मिला लीजिए आप, 100 बन रहा है पूरा, 79 प्लस 20 प्लस 1 दैट इज 100, तो डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी एम एवरेज और दिस विल बी इक्वल टू 28.92, दिस विल बी 28.92 ग्राम्स। अब ये पूछ रहा है कि डेंसिटी निकालिए, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द एयर। टेम्परेचर भी गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो गिवन। तो डेंसिटी कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे हम, Pm इज इक्वल टू रो आर टी, दैट इज रो इज इक्वल टू Pm अपॉन आर टी। हाँ जी, प्रेशर कितना गिवन है 1 एटमॉस्फेयर, एम एवरेज जो एयर का मास निकल रहा है वो एम एवरेज हमने निकाला, दैट विल बी 28.92 divided by R will be 0.082 into temperature 25 degree Celsius, that is 298 Kelvin, and this will be equal to 1.18 आएगा ग्राम्स पर लीटर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको गैसेस गिवन है, डिफरेंट नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, आर्गन है, और पूरी की पूरी एयर का पहले मास निकालना है आपने, तो कैसे निकालोगे, एम एवरेज निकालोगे आप। नाइट्रोजन की परसेंटेज 79 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की परसेंटेज 20 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ आर्गन इंटू मॉलिक्यूलर मास आर्गन का, दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100, that is equal to 28.92 grams. Now in order to calculate the density we will use the formula Pm is equal to rho RT, rho will be Pm upon RT, pressure is 1 atmosphere, mass is 28.92 divided by R is 0.0821 into temperature is 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin, and after calculating this, this will be equal to 1.18 grams per liter. So 43rd का A, that is 1.18 grams per liter is the correct option. Next question is 44th question, और 44th question है कि 1 mole of N2O4 gas at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere. तो N2O4 का 1 मोल है किस टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे, एंड इट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर अंडर 1 एटमॉस्फेयर। इट इज हीटेड टू 600 केल्विन व्हेन 20% by mass of N2O4 gas decomposes to NO2 gas, the resultant pressure is। तो 44th क्वेश्चन देखिए, तो N2O4 कैसे डिकम्पोज होगी भाई, N2O4 जो है दैट विल फॉर्म ट्वाइस NO2। इनिशियली कितने मोल लिया 1, इनिशियली इसका कितना होगा 0, दिस इज एट T इज इक्वल टू 0 इनिशियली। अच्छा उसके बाद देखिए ये 300 केल्विन पे बात कर रहा हूँ मैं, 1 मोल है, लेकिन बोलता 600 केल्विन तक जब हीट किया इसको तो 20% बाय मास ऑफ N2O4 डिकम्पोज हो गया, तो 1 मोल में से 20% निकल जाएगा, दैट मीन्स कितना निकल जाएगा 0.2, तो 1 माइनस 0.2, और अगर ये 0.2 निकला तो ये कितना बनना चाहिए, डबल ऑफ 0.2 दैट इज 0.4, दिस इज इक्वल टू 0.8। तो 600 केल्विन पे जब हीट किया तो N2O4 कितने मोल्स रह गया 0.8
NO2 के कितने मोल्स बन रहे हैं 0.4, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 600 केल्विन पे दोनों गैसेस के 1.2, 0.8 प्लस 0.4 दैट इज 1.2। अब देखिए रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है, रिजल्टेंट प्रेशर निकालना है, सारा कुछ सेम कंटेनर में हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो आप यूज कीजिए PV इक्वल टू nRT फर्स्ट केस में। पहले तो ये फर्स्ट केस मींस 300 केल्विन पे। हाँ जी, प्रेशर कितना है स्टार्टिंग में 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, R इज R ओनली, टेम्परेचर कितना है स्टार्टिंग में 300 केल्विन है। ये है जो फर्स्ट केस N2O4 प्रेजेंट है हमारे पास 1 मोल ऑफ N2O4। सेकंड केस देखिए, जब 600 केल्विन तक हीट अप कर दिया इसको तो क्या हो गया, यहाँ से 0.2 निकल गए मोल्स, 0.8 रह गया, ये 0.4 बन गया, NT आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.2। तो अब देखिए प्रेशर विल बी, सेकंड प्रेशर विल बी ड्यू टू बोथ द गैसेस, P' V ले लें इसको, इंटू V वॉल्यूम विल बी सेम, नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं अब 1.2 इंटू R, एंड टेम्परेचर क्या है अब 600 केल्विन। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P'। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कीजिए, V कैंसल्स आउट, वी आर लेफ्ट ओनली R कैंसल्स आउट, 300 divided by 1.2 into 600, so this will be equal to P' will be equal to 1.2 into 2, that is equal to 2.4. So correct option has to be 44th की B option 2.4 एटमॉस्फेयर। हाँ जी, क्वेश्चन 44th एक बार फिर से देखिए, 1 mole of N2O4 gas at 300 Kelvin is kept in a closed container under 1 atmosphere. It is heated to 600 Kelvin when 20% by mass of N2O4 gas decomposes to NO2 gas. The resultant pressure is. तो इनिशियली वी हैव 1 मोल ऑफ N2O4, इसके कितने होंगे 0, 300 केल्विन पे बात कर रहा हूँ ये। जब 600 केल्विन तक हीट अप किया तो 20% बाय मास ऑफ N2O4 डिकम्पोजेस, दैट मीन्स 1 मोल में से 0.2 मोल्स जो हैं वो निकल जाएंगे। वी आर लेफ्ट ओनली विद 0.8 मोल्स ऑफ N2O4। यहाँ से 0.2 निकले तो इसके कितने बनने चाहिए 0.4, यहाँ से 1 मोल निकलेगा तो इसके 2 बनेंगे क्योंकि 1:2 रेशियो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का। 0.2 निकले तो 0.4 बने, तो दैट मीन्स NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देखिए 600 केल्विन पे कितना हो गया 0.8 प्लस 0.4 दैट इज इक्वल टू 1.2। दोनों कंडीशंस पे अब आपने क्या करना है PV इज इक्वल टू nRT लगाना है। फर्स्ट कंडीशन पे देखिए P इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V, N स्टार्टिंग में 1 मोल, R टेम्परेचर T इज 300 केल्विन। सेकेंड कंडीशन पे देखिए P' सेकेंड कंडीशन में मान लीजिए प्रेशर इज P', वॉल्यूम इज सेम, नंबर ऑफ मोल्स N 1.2 हो रहे हैं 600 केल्विन पे, R इज गैस कांस्टेंट 600 केल्विन। वन इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P' एंड दैट इज इक्वल टू 2.4 एटमॉस्फेयर। सो 44th का B 2.4 एटमॉस्फेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 45th question. X milliliter of H2 gas effuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified below under identical conditions is. 45th question देखिए, तो rate of diffusion for H2 and Rx is rate of diffusion for या rate of effusion for unknown gas X will be equal to molecular mass of X divided by molecular mass of H2, that is rate of diffusion क्या होता है वैसे volume of hydrogen diffused upon time taken for hydrogen to diffuse,
divided by volume for X gas to diffuse upon time taken for X gas to diffuse is equal to molecular mass of X divided by molecular mass of hydrogen is 2. Equal volumes हैं तो VH2 VX this cancels out. Now time for hydrogen कितना लग रहा है 5 seconds. तो Tx divided by 5 is equal to Mx divided by 2 under root of this. अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू डाल के इक्वालिटी फॉलो हो रही है और कौन सी जिसमें फॉलो होगी दैट विल बी द आंसर. ए ऑप्शन देखें 10 सेकेंड्स एंड हीलियम, 10 सेकेंड्स एंड हीलियम. तो हीलियम के लिए इट विल बी 4 एंड 10. तो 10 upon 5 and 4 upon 2 under root of this, under root of 4 this is under root of 2, that is 1.414, or this will be 10 upon 5 is 2. 2 is equal to 1.414 आ रहा है इसके हिसाब से, which is not correct, which is not correct. So first option नहीं हो सकती. Second पे आइए, time 20 seconds divided by 4, mx O2 का कितना होता है 32 divided by 2 under root of this, and this will be under root of 16 and that will be 4, or 5 fours are 20, so 4 is equal to 4. So this will be the correct option. 45th का B 20 seconds and oxygen gas, this will be the correct option. तो देखिए 45th क्वेश्चन कि इसमें क्या किया गया है, x milliliter of H2 gas effuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the effusion of the same volume of the gas specified below under identical conditions is. तो Graham's law of diffusion या Graham's law of effusion, rate of diffusion of hydrogen divided by rate of diffusion of X gas is equal to under root of molecular mass of X inversely proportional to molecular mass of hydrogen. What is rate of diffusion? Rate होता है volume upon the time, volume of the gas diffused upon the time taken. So this is volume for hydrogen divided by time for hydrogen. नीचे क्या आ जाएगा, volume for X divided by time for X. क्योंकि अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वॉल्यूम्स जो हैं जो डिफ्यूज कर रही हैं या एफ्यूज कर रही हैं उनकी वॉल्यूम्स गैसेस की सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो दिस कैंसल्स आउट. वी आर लेफ्ट ओनली विद Tx upon T for hydrogen is equal to Mx upon molecular mass of hydrogen is 2 and time for hydrogen is also given 5 seconds. तो T for hydrogen डाल दिया मैंने 5. From this equality हम क्या करेंगे कि ऑप्शंस को यहाँ पे डाल के देखेंगे कौन सी ऑप्शन फिट बैठ रही है, इक्वालिटी किस में आ रही है. सो दैट विल बी सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन 20 सेकेंड्स एंड O2 गैस. सो 45th का बी 20 एंड O2. नेक्स्ट इज 46th क्वेश्चन. द RMS velocity of hydrogen is root 7 times the RMS velocity of nitrogen. If T is the temperature of the gas, तो रिलेशनशिप पूछा है इसने T for hydrogen and T for nitrogen के बीच में. तो देखिए दिया क्या है, RMS velocity क्या होती है, सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए. RMS velocity क्या होती है, अंडर रूट 3RT अपॉन M. RMS is अंडर रूट 3RT by M. अब देखिए इसने कहा RMS velocity of hydrogen is root 7 times. RMS velocity हाइड्रोजन के लिए लिख लें 3RT for hydrogen divided molecular mass for hydrogen is 2. This is under root 7 times the RMS velocity for nitrogen. अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है. वैसे पहले लिख लें इसको 3RT फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट 7 अंदर जाएगा तो दैट विल बी 7 ओनली अंदर. 3RT फॉर नाइट्रोजन इंटू 7 अपॉन 28, so this cancels out. Now 3R or under root also cancels out. We are left only with TH2 upon 2 is equal to TN2 upon 4. This is 3 by 4. Sorry, 3 cancels out. So this is TN2 upon 4. Now
we can see the relation that T for hydrogen, temperature for hydrogen कितना आ रहा है, T for nitrogen, 4 को ऊपर लेके जाएं तो ये 2 2s are 4, twice the temperature for hydrogen is equal to T for nitrogen. That means temperature in case of nitrogen जो है that is greater, that is more as compared to temperature for hydrogen. Twice temperature for hydrogen is equal to temperature for nitrogen. Therefore कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, टेम्परेचर रिलेट किए जाएं अगर, टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन is greater, is more as compared to temperature for hydrogen. तो इसमें I've just used the formula for RMS velocity, that is under root of 3 RT by m. फिर रिलेशन यूज कर दिया कि पहले मैंने हाइड्रोजन के लिए RMS लिख ली, अंडर रूट 3 RT टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर हाइड्रोजन दैट इज 2, और ये जो बोला गया है इसने कि RMS velocity for hydrogen is अंडर रूट 7 times the RMS velocity for nitrogen. तो ये लिखा है RMS velocity for nitrogen अंडर रूट 3 RT टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास फॉर नाइट्रोजन. नाउ अंडर रूट 7 अंदर गया तो 7 और 28, 7 4 are 28. नाउ इन दोनों इक्वेशंस में दोनों साइड्स देखिए आप, अंडर रूट 3R है वो कैंसिल आउट हो रहा है, उसको कैंसिल आउट किया, वी आर लेफ्ट ओनली विद टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 4. नाउ 4 को ऊपर लेके गया तो ये आ गया 2 टाइम्स टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर फॉर नाइट्रोजन. That means temperature for nitrogen is greater as compared to temperature for hydrogen. So 46th ka C is the correct option. Next is 47th question. The root mean square velocity of an ideal gas at constant pressure varies with density as. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रिलेशन पूछा आइडियल गैस के केस में एट कांस्टेंट प्रेशर कि डेंसिटी से क्या रिलेशन है. Or this can be written as RT for 1 mole is equal to PV. PV is equal to RT. Ideal gas बोला इसने, तो PV is equal to RT. Therefore RT की जगह मैं लिख सकता हूँ PV, जैसे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू ले रहा हूं मैं, RMS वेलोसिटी. तो व्हाट इज दिस मास अपॉन वॉल्यूम? मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. पूछा क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो किसके हिसाब से वेरिएशन है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कैसे वेरी कर रही है ये? अंडर रूट ऑफ डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डी, दैट मींस आरएमएस. Pressure is constant, therefore it is inversely proportional to square root of the density. So answer has to be 47th का D 1 upon under root of D. Next is 48th question. When an ideal gas undergoes unrestricted expansion, no cooling takes place because the molecules. अब देखिए आइडियल गैस में देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. रियल गैस में कूलिंग क्यों होती है? जब रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, उन इंटरेक्शंस को दूर करने के लिए जब एक्सपेंशन होनी है तो उन मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए सम वर्क हैज टू बी डन, एनर्जी हैज टू बी यूटिलाइज्ड. तो एनर्जी कहां से आएगी? दैट विल कम फ्रॉम द मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओनली. देयरफॉर जब रियल गैस में एक्सपेंशन होगी तो कूलिंग हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी यूटिलाइज हुई है तो एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की इसलिए देयर विल बी लोअरिंग इन द टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. पर ये बात कर रहा हूं मैं रियल गैसेस की. आइडियल गैसेस में देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, तो कूलिंग कैसे होनी है? तो इसीलिए आइडियल गैस में नो देयर इज नो कूलिंग बिकॉज देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. सो 48th का ए, exert no attractive forces on each other, this will be the correct option. Next come to
49th question. A perfect gas of a given mass is heated first in a small vessel and then in a large vessel such that their volume remains unchanged. The PT curves are. देखिए यहाँ पे इसमें पजल नहीं होना कि वेसल्स देखिए डिफरेंट है, एक स्मॉल वेसल है और एक लार्ज वेसल है। परफेक्ट गैस को, आइडियल गैस को जब हीट कर रहे हैं ऑफ अ गिवन मास, पहले स्मॉल वेसल में और फिर लार्ज वेसल में, तो जब स्मॉल वेसल में हीट कर रहे हैं तब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही। स्मॉल से लार्ज में जाएगा तब तो वॉल्यूम चेंज होगी ही होगी, लेकिन जब स्मॉल वेसल में हीट कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जब लार्ज में हीट कर रहे हैं तब कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, ये मतलब है क्वेश्चन का। फिर पीटी कर्व्स पूछे हैं इसने, प्रेशर और टेम्परेचर कर्व्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही है, गिवन अमाउंट ऑफ गैस बोल रहा है, दैट इज पीटी कर्व क्या आना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर में जो कर्व आना चाहिए दैट शुड बी स्ट्रेट लाइन कर्व, दोनों केसेस में, स्मॉल वेसल में भी और लार्ज वेसल में भी। स्मॉल के लिए V2 वाला कर्व होगा, लार्ज के लिए V1 वाला कर्व होगा। V2 इज स्मॉलर एज कंपेयर टू V1। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? PV इक्वल टू nRT से देखिए तो P और V के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। P और V के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैं कह रहा हूं कि जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसमें जिसमें ज्यादा प्रेशर है यहाँ पे ऊपर, उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, V2 वाली वॉल्यूम शुड बी स्मॉलर एज कंपेयर टू V1। तो V2 इज लेस देन V1। ये वाला कर्व आएगा स्मॉल वेसल में, ये वाला कर्व आएगा लार्ज वेसल में, एंड दीज विल बी PT कर्व्स, स्ट्रेट लाइन कर्व्स आएंगे, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट and these are both constants, n amount of gas, number of moles are also constant, r is a constant। जब दो quantities directly proportional हो, उनके बीच में जब ग्राफ बनाया जाता है that is a straight line। so what should be the answer 49th का? linear curves आएंगे PT curves में, linear curves आएंगे but with different slopes, क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंट है, स्मॉल में डिफरेंट है, लार्ज वेसल में वॉल्यूम विल बी डिफरेंट, तो डिफरेंट स्लोप्स आने, बिकॉज डिफरेंट लाइंस आनी है तो नेचुरल उनके स्लोप्स विल आल्सो बी डिफरेंट। सो 49th का डी, लीनियर विद डिफरेंट स्लोप्स, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 50th क्वेश्चन, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट STP, देयरफॉर तो देखिए 50th क्वेश्चन में compressibility of the gas is less than unity, so that means at STP, therefore आपको पता है जो Z है, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, ये 1। अब ये कह रहा है दिस इज लेस देन 1, किस केस में, इसमें the compressibility of the gas is less than unity at STP, therefore V molar, this has to be less than 22.4 लीटर्स। वैसे कितना होता है ये STP पे किसी भी आइडियल गैस के लिए, इट विल बी 22.4 लीटर्स, मोलर वॉल्यूम हैज टू बी 22.4 लीटर्स। अब बोल रहा है कि कोई ऐसी गैस है जिसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है दैट इज लेस देन यूनिटी एट STP, दैट मींस अब वॉल्यूम क्या होगी उसकी 22.4 लीटर से कम होगी, the gas will be more compressible, Vm has to be less than 22.4 liters। so 50th का B, Vm less than 22.4 liters will be the correct option। next is 51st question, consider an ideal gas contained in a vessel if the intermolecular forces, intermolecular interactions suddenly begins to act, which of the following will happen। तो आइडियल गैस है, किसी वेसल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरेक्शन जो है, एकदम से अगर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन आ जाती है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो क्या होगा, द गैस विल कोलैप्स। गैस गैस नहीं रह जाएगी, गैस विल कोलैप्स।
सो 51st का डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि कोई गैस है, आइडियल गैस है और मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर आर नो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, और एकदम से अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अपना रोल प्ले करने लग जाए, एकदम से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आ जाए, अपना दे स्टार्ट प्लेइंग द रोल, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एकदम से आ जाएंगे और गैस विल कोलैप्स, इट विल बिकम ए लिक्विड, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इतनी ज्यादा हो जानी एकदम से कि गैस का लिक्विड बन जाना, लिक्विफाई हो जाएगी वो। सो 51st का डी, द गैस कोलैप्सेस, इज द करेक्ट ऑप्शन। 52nd क्वेश्चन जो है, two flasks X and Y have capacity 1 liter and 2 liter respectively. Each of them contain 1 mole of gas. The temperatures of the flasks are so adjusted that the average speed of the molecules in X is twice that in Y. The pressure in flask X would be. हाँ जी, 52nd क्वेश्चन देखिए। दो फ्लास्क हैं एक्स एंड वाई, दोनों की कैपेसिटी है 1 लीटर, और इसने बोला टेम्परेचर्स ऑफ द फ्लास्क आर सो एडजस्टेड दैट द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एक्स। पहली बात, एवरेज स्पीड और टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। तो बोलता है कि टेम्परेचर्स ऑफ द फ्लास्क आर सो एडजस्टेड दैट एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एक्स इज ट्वाइस दैट इन वाई। एवरेज स्पीड इन एक्स, ये जो है बोलता दिस इज ट्वाइस एज कंपेयर टू एवरेज स्पीड ऑफ वाई। एक्स की एवरेज स्पीड जो है वाई से डबल है। दैट मीन्स जो टेम्परेचर होना चाहिए एक्स का, टेम्परेचर इन केस ऑफ एक्स विल बी 4 टाइम्स द टेम्परेचर इन केस ऑफ वाई, क्योंकि एवरेज स्पीड जो है एक्स की वो डबल है एज कंपेयर टू एवरेज स्पीड ऑफ वाई। इसलिए टेम्परेचर, क्योंकि एवरेज स्पीड और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। अगर एवरेज स्पीड डबल है एक्स की एज कंपेयर टू एवरेज स्पीड ऑफ वाई, देयरफॉर टेम्परेचर इन केस ऑफ एक्स, टेम्परेचर इन केस ऑफ एक्स शुड बी 4 टाइम्स द टेम्परेचर इन केस ऑफ वाई। So this is quite important, यही मेन पार्ट है क्वेश्चन का कि एवरेज स्पीड और टेम्परेचर में ये रिलेशन है। एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। अब कहा इसने कि एवरेज स्पीड जो है एक्स की वो डबल है एज कंपेयर टू एवरेज स्पीड ऑफ वाई। अगर ऐसा हो कि एवरेज स्पीड ऑफ एक्स इज डबल एज कंपेयर टू एवरेज स्पीड ऑफ वाई, दैट मींस टेम्परेचर इन केस ऑफ एक्स विल बी 4 टाइम्स द टेम्परेचर इन केस ऑफ वाई। अब आ जाइए आप प्रेशर्स पे, एक्स के केस में प्रेशर और वाई के केस में प्रेशर। फॉर्मूला लगाना है PV इक्वल टू nRT। प्रेशर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, देखिए कितना कितना दिए हैं, एक एक मोल है दोनों में, R। टेम्परेचर इसका x का 4 टाइम्स हो गया एज कंपेयर टू y, y का टेम्परेचर मान लीजिए T है तो इसका 4T आ जाएगा, अपॉन वॉल्यूम, x में वॉल्यूम 1 लीटर। सेकेंड है प्रेशर, PV इक्वल टू nRT, सेम प्रेशर विल बी नंबर ऑफ मोल 1 R, इसमें टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितनी है 2 लीटर्स। तो ये आ गया प्रेशर इज 4RT और इसमें प्रेशर आ रहा है RT by 2। 4RT और RT by 2 में क्या रिलेशन है, इसका 8 टाइम्स करेंगे अगर, 8 into RT by 2 that will give you 4RT। that is pressure in flask X would be 8 times of that in Y। सो 52nd क्वेश्चन में दो फ्लास्क कहे हैं, एक 1 लीटर का है, दूसरा 2 लीटर का है, दोनों में 1 1 मोल गैस है। टेम्परेचर दोनों फ्लास्क के ऐसे एडजस्ट किए गए हैं कि एवरेज स्पीड जो है एक्स की, एक्स फ्लास्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एवरेज स्पीड है वो डबल है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाई। अब एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एक्स इज डबल द एवरेज स्पीड इन केस ऑफ वाई। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इन एक्स विल बी 4 टाइम्स द टेम्परेचर इन वाई, बिकॉज एवरेज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर एवरेज स्पीड डबल करवानी है तो टेम्परेचर हैज टू बी 4 टाइम्स, क्योंकि अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 बीच में इट विल बी 2। सो एक्स एंड वाई, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर फर्स्ट में आ गया, n नंबर ऑफ मोल्स 1, R, टेम्परेचर अगर y के केस में T लें तो इसमें 4T आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1,
इसमें भी सेम प्रेशर किया, PV इज इक्वल टू nRT, प्रेशर इज इक्वल टू N1 R, टेम्परेचर इज T डिवाइडेड बाय 2 वॉल्यूम। तो प्रेशर इसमें आ रहा है RT बाय 2, इसमें आ रहा है 4RT। सो 4RT कितने टाइम्स है एज कंपेयर टू दिस 8 टाइम्स। सो आंसर इन केस ऑफ 52nd क्वेश्चन विल बी A, 8 टाइम्स ऑफ दैट इन Y। Next question is 53rd question. Joule-Thomson coefficient is given by, तो मैंने ये बता रखा है आपको ऑलरेडी कि जूल-थॉम्पसन कोफिशिएंट जो होता है, दिस इज 53rd क्वेश्चन, इज डेल टी अपॉन डेल पी हैविंग कांस्टेंट एंथैल्पी। जब एंथैल्पी इज कांस्टेंट तो डेल टी अपॉन डेल पी, दैट इज द जूल-थॉम्पसन कोफिशिएंट। Next question is 54th question. Helium atom is 2 times heavier than a hydrogen molecule. At 15 degrees Celsius, the average kinetic energy of helium atom is. So this will be same as that of hydrogen because temperature अगर same है, 15 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो जो average kinetic energy होनी है that has to be same. So B will be the correct option. 54th का B same as that of hydrogen. Next is 55th question. The ratio A upon B, the terms used in van der Waals equation, has the unit A upon B. तो पहले तो इसमें आपको दोनों के यूनिट्स A के और B के पता होने चाहिए। तो ए के निकालने के लिए ये पूरे के पूरे इसके यूनिट्स क्या होने चाहिए, प्रेशर के इक्विवेलेंट होने चाहिए। एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द प्रेशर, यूनिट्स शुड बी इक्वल टू द प्रेशर। तो ए इज पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एटमोस्फेयर लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट बी, वी इज इक्वल टू एन बी and B is equal to V upon N, that is liters upon mole. So he is asking for A upon B. तो A upon B के क्या आ जाएंगे, this divided by this, so this will be equal to atmosphere liter mole inverse. तो ये आ रहे हैं लीटर एटमोस्फेयर पर मोल A upon B के यूनिट्स। तो B ऑप्शन देखिए आप, A तो आ रही है, A इज करेक्ट, लीटर एटमोस्फेयर या एटमोस्फेयर लीटर पर मोल। बी में क्या है, एटमोस्फेयर डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, दैट इज आल्सो करेक्ट। लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब एक ही बात है। नेक्स्ट इज डाइन सेंटीमीटर पर मोल, डाइन इंटू सेंटीमीटर या न्यूटन इंटू मीटर किसके यूनिट्स हो जाते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स वर्क के यूनिट्स या एनर्जी के यूनिट्स। डाइन सेंटीमीटर किसके यूनिट्स हो गए, एनर्जी के यूनिट्स अपॉन मोल। और लीटर एटमोस्फेयर किसके यूनिट्स हो गए, पी डेल्टा वी, that is also units of work और energy। that means C जो है डाइन सेंटीमीटर पर मोल वो भी सेम यूनिट्स हैं, एटमोस्फेयर लीटर पर मोल या एटमोस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल और डेसीमीटर सेंटीमीटर अपॉन मोल, सारे के सारे सेम यूनिट्स हैं। सो 55th का ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 56th क्वेश्चन. If for two gases of molecular weights Ma and Mb at temperature Ta and Tb, Ta-Mb is equal to Tb-Ma, then which property has the same magnitude for both the gases? So it has to be RMS. अब कैसे होगा RMS देखिए, RMS होता क्या है, ए के लिए देखें अगर, VRMS for A that will be equal to under root 3 RT
temperature for A upon MA, and V RMS B under root 3 RT upon MB. तो V RMS A upon V RMS B, that will be equal to क्या आ जाएगा, TA upon MA divided by this, that is MB upon TB. तो इसने कहा क्या था कि TAMB is equal to TBMA, TAMB is equal to TBMA. दैट मीन्स ये अगर ये इक्वल है TAMB is equal to TBMA, तो ये क्या बन जाएगा 1. दैट मीन्स VRMS upon VRMS for A divided by VRMS for B is equal to 1. That means VRMS for A is will be equal to VRMS for B. तो अगर TAMB is equal to TBMA, that means जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज होंगी दोनों की, अगर ऐसा होता है तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज जो होंगी दोनों की, दे विल बी इक्वल. सो इट हैज टू बी 56 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आरएमएस स्पीड. नेक्स्ट इज 57th क्वेश्चन. which shows combined relationship of Boyle's law and Charles' law? देखिए, बॉयल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. कंबाइन कीजिए दोनों को, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P. और दो कंडीशंस लें अगर, V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन P1 एंड T2 अपॉन P2. So, which shows combined relationship of Boyle's law and Charles' law? It has to be V1 upon V2 या V2 upon V1 is equal to P1 T2 divided by P2 T1. So, कौन सा ऑप्शन है ये? This is D option. V2 upon V1 is equal to P1 T2 upon P2 T1. So, 57th का D is the correct option. Next is 58th question. A real gas at high pressure occupies under identical conditions less volume than that of an ideal gas. ये बात हो रही है यहाँ पे फ्री वॉल्यूम अवेलेबल की, कि जब रियल गैस है और हाई प्रेशर पे है, रियल गैस जब है और हाई प्रेशर कंडीशंस पे है, तो आप ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स है, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स. दैट मीन्स जब रियल गैस है हाई प्रेशर कंडीशंस पे, लो टेम्परेचर कंडीशंस पे होगी, तो वॉल्यूम जो मिल रही है इसको, फ्री वॉल्यूम रियल गैस को, वो कम है एज कंपेयर टू जो वॉल्यूम मिलनी थी आइडियल गैस के केस में V. अब क्योंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, तो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल जो है रियल गैस के केस में हाई प्रेशर कंडीशंस पे, वो कम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम जितनी उसको मिलनी थी फ्री वॉल्यूम अगर वो आइडियल गैस होती. तो दैट मीन्स अ रियल गैस एट हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस लेस वॉल्यूम देन दैट ऑफ एन आइडियल गैस, लेस वॉल्यूम देन दैट ऑफ एन आइडियल गैस. नेक्स्ट इज 59th क्वेश्चन. The critical temperature of water is higher than that of O2 because the H2O molecule has. पहली बात, जो स्टेटमेंट है इसमें 59th क्वेश्चन में, स्टेटमेंट इज कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वाटर का हायर है एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2. जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाइबल गैस होती है, बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. अब मैं कहूँ दो गैसेस हैं A एंड B,
ए का मान लीजिए क्रिटिकल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरी का 10 डिग्री सेल्सियस, दीज आर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई नहीं की जा सकती, चाहे जितना मर्जी आप प्रेशर लगा लो। तो इसको ए को 15 से ऊपर आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर रूम टेम्परेचर है 25 और गैस है 25 पे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 15 है, आप 25 पे इसको लिक्विफाई नहीं करवा सकते, जितना मर्जी आप प्रेशर लगा दो। इसको भी आप लिक्विफाई नहीं करवा सकते क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। अगर इनको लिक्विफाई करवाना है तो ए को आपको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, पहले टेम्परेचर ऑफ ए को आपको 25 से कम करवा के 15 से नीचे लेके आना पड़ेगा, तब ये लिक्विफाई होनी है। और इस केस में इसको 10 से नीचे ले जाके फिर इस पे प्रेशर लगाओगे, तब ये लिक्विफाई होनी है। तो किस में इजीली लिक्विफाई हुई है गैस, 15 वाली। कम एफर्ट करना पड़ रहा है, 25 से 15 तक लेके आना है, इसको 25 से 10 तक लेके आना है, उससे कम लेके जाना है, तब जाके कहीं लिक्विफिकेशन होनी है। तो ए में इट इज इजियर टू लिक्विफाई ए गैस जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है वो इजीली लिक्विफाइबल है। दैट मीन्स उसमें ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन हाई हैं एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इन बी। क्योंकि किसी गैस को लिक्विफाई करने का मतलब ये है कि आप प्रेशर लगाओगे, मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक आ जाएंगे और वो लिक्विड बन जाएगी। जिसमें ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हैं, जैसे ए में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, तो इसको लिक्विफाई करना इजी है, बिकॉज ऑलरेडी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग है, तो इट इज इजीली लिक्विफाइबल। थोड़ा सा और प्रेशर लगाया और ये लिक्विड बन जाएगी। लेकिन इसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो वीक हैं, इसमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं इसने लिक्विफाई होना है। तो दैट मीन्स अब यहां पे आइए आप क्वेश्चन 59 पे कि क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का हायर है, दैट मीन्स वाटर को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है एज कंपेयर टू O2। तो दैट मीन्स वाटर के केस में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो क्यों है ज्यादा फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन H2O में, बिकॉज H2O में देयर इज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। H2O मॉलिक्यूल में देयर इज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। इस बॉन्ड को देखिए, H जो है ओवर H के बीच में ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा ये ऑक्सीजन, यहां से खींच लेगा ये, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट हाइड्रोजन जो है, नेक्स्ट H2O के जो हाइड्रोजन हैं ऐसे इंटरेक्ट करेंगे, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो परमानेंट डायपोल मोमेंट है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन काफी हाई है ऑलरेडी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं H2 मॉलिक्यूल्स में। देयरफॉर वी कैन से दैट 59th का इट विल बी डी ऑप्शन, परमानेंट डायपोल मोमेंट इज द रीजन दैट क्रिटिकल टेम्परेचर वाटर का हायर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ O2। 60th क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ del E upon del V at constant temperature is। तो आइडियल गैस है, कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज में देयर विल नॉट बी एनी चेंज। तो डेल ई अगर जीरो है तो डेल ई अपॉन डेल वी क्या होना चाहिए, दैट विल ऑल्सो बी जीरो। सो 60th का बी जीरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए आप 61st क्वेश्चन पे, 4 गैस बैलून्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4 ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स कंटेनिंग H2, N2O, CO, CO2 respectively were pricked with needle and immersed in a tank containing CO2. Which of them will shrink after some time? तो ये है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे। तो सबसे पहले तो आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन याद कीजिए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस कंसीडर करेंगे यहाँ पे डेंसिटीज नहीं। जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे 4 गैस बैलून्स हैं और इक्वल वॉल्यूम्स के हैं, उनमें हाइड्रोजन है, N2O है, CO है एंड CO2 है। नीडल से प्रिकिंग की और CO2 में डाल दी, ऐसे टैंक में डाल दिए सारे जिसमें CO2 है। आप देखें पहला केस,
बैलून है जो, इसमें हाइड्रोजन है, डाला किसमें, CO2 में, प्रिकिंग की तो हाइड्रोजन बाहर आनी है, CO2 अंदर जाना चाहती है, लेकिन किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जल्दी होगा, फास्ट होगा, H2 का, क्योंकि H2 का मॉलिक्यूलर मास कम होता है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। तो H2 जो है जल्दी से बाहर आएगी, जल्दी से बाहर आएगी एज कंपेयर टू CO2 उतनी अंदर नहीं जा सकेगी जितना H2 बाहर आएगी, तो इसमें क्या हो जाना है, श्रिंकिंग हो जानी है, फर्स्ट में H2 वाले केस में श्रिंकिंग होगी। अब सेकंड केस देखिए, N2O एंड CO2, किस में डाला, N2O वाले में, CO2 वाले में N2O वाला गैस बैलून है, मॉलिक्यूलर मासेस देखिए दोनों के 44 तो रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का इक्वल, कुछ नहीं होना, ना श्रिंकिंग ना एनलार्जमेंट, सेकंड केस में कुछ नहीं होगा। थर्ड पे आइए, CO का मॉलिक्यूलर मास कम, रेट ऑफ डिफ्यूजन CO का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2, तो इसमें भी श्रिंकिंग होगी। नेक्स्ट है CO2, बाहर भी CO2, तो कुछ नहीं होना। तो कौन से केसेस हैं जिसमें श्रिंकिंग हो रही है H2 वाला एंड CO वाला, तो फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट आइए 62nd क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट ऑफ PV is plotted against P at two temperatures T1 and T2 and the result is shown in the figure, which what is correct about T1 and T2? तो ये बॉयल्स लॉ वाला है वैसे तो, T2 is greater than T1, क्यों, बिकॉज PV is equal to nRT, PV और T में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी वैल्यू PV की ज्यादा। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है PV वाला, बड़े ऊपर वाला, दैट विल बी फॉर T2 और T2 हैज टू बी ग्रेटर देन T1 बिकॉज PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जितना ज्यादा टेम्परेचर PV की वैल्यू भी उतनी ज्यादा। तो दिस इज T2 ग्रेटर देन T1, 62nd का B is the correct option. Next is 63rd question. Boyle's law may be expressed as, तो बॉयल्स लॉ कहता क्या है, वॉल्यूम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और वॉल्यूम इज इक्वल टू K by P, दैट इज P इज इक्वल टू K by V, dP by dV लीजिए, डिफ्रेंसिएशन कीजिए आप प्रेशर की, क्या आ जाएगा, वैसे है क्या ये K V रेज टू -1, K कांस्टेंट है, -1 N X रेज टू N -1, डिफ्रेंसिएशन -2 हो गया ये, दिस इज इक्वल टू -K अपॉन V स्क्वायर। तो dP अपॉन dV जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें तो दिस विल बी इक्वल टू -K अपॉन V स्क्वायर। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दिस इज dP अपॉन dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू -K अपॉन V स्क्वायर। सो 63rd question, B is the correct option, dP upon dV at constant temperature is equal to -K upon V square। एक बार फिर से देखिए, जो बॉयल्स लॉ है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है, और V इज इक्वल टू K अपॉन P और P इज इक्वल टू K अपॉन V, K V रेज टू -1 हो गया ये, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, dP अपॉन dV क्या बन जाएगा, K -1 V raised to -2, so dP upon dV at constant temperature is -K upon V square, so B dP upon dV is equal to -K upon V square is the correct option. Next is 64th question. If a vessel containing hydrogen chloride at a pressure P is connected with another vessel of the same volume containing ammonia at a pressure P and the connecting tube is opened so that they can mix and form a white solid, then the pressure, gas pressure, हाँ जी, तो क्या होना चाहिए, क्या चीज बन रही है, व्हाइट सॉलिड बन रहा है, सॉलिड का क्या कोई प्रेशर होता है, नहीं, तो जब व्हाइट सॉलिड बन जाएगा तो प्रेशर को क्या होना चाहिए, इट विल ड्रॉप टू 0,
इट विल ड्रॉप टू जीरो। तो 64th का डी ड्रॉप्स टू जीरो बिकॉज सॉलिड बन रहा है, सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होता, सो जो फाइनल प्रेशर होना चाहिए दैट विल ड्रॉप टू जीरो। नेक्स्ट इज 65th क्वेश्चन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ हाँ जी z इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स पीवी अपॉन एनआरटी इज ग्रेटर देन 1। पॉजिटिव डेविएशन में पीवी अपॉन एनआरटी इज ग्रेटर देन 1। सो ए में आ रहा है ये ए ऑप्शन में 65th में कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ए molecular interaction between the atoms or the molecules and PV upon nRT is greater than 1. So Z is greater than 1 positive deviation. Next is 66th question. The kinetic energy of n molecules of O2 is x joules at minus 123 degree Celsius. Another sample of O2 at 27 degree Celsius has a kinetic energy of 2x joules. The later sample contains, second sample में पूछ रहा है कितने molecules हैं। वन मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT, कितने मॉलिक्यूल्स हैं फर्स्ट में n मॉलिक्यूल्स, तो इंटू एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है x, तो क्या लगाया मैंने 3/2 kT वन मॉलिक्यूल के लिए, n मॉलिक्यूल्स के लिए इट विल बी 3/2 kT इंटू n क्योंकि n मॉलिक्यूल्स हैं स्टार्टिंग में और उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है x जूल्स। सो 3/2 k टेम्परेचर है फर्स्ट केस में -123 डिग्री सेल्सियस, -123 plus 273 is equal to 150 Kelvin into n is equal to x. Another sample of O2 at 27 degrees Celsius has a kinetic energy of 2x joules. Second sample में मान लीजिए number of molecules are n dash. Temperature कितना है second sample में 27, 27 plus 273 300 K Boltzmann constant 3/2 is equal to this is 2x. क्या रिलेशन होगा n डैश और n में, ये निकालने के लिए क्या करना है आपने, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी और n इज इक्वल टू n डैश। सेकेंड सैंपल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल बी सेम, देयर नंबर विल बी सेम एज कंपेयर टू द फर्स्ट सैंपल में जितने मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स ही होंगे सेकंड सैंपल में भी। इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज x joules at -123 degree Celsius. Another sample of O2 at 27 degree Celsius has a kinetic energy of 2x joules. The later sample contains, तो 66 में पूछा है कि सेकंड सैंपल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। फर्स्ट सैंपल कंसिडर करें 3/2 kT, दैट इज वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंटू n मॉलिक्यूल्स दिए हुए O2 के, टेम्परेचर है 150 केल्विन, दिस विल बी इक्वल टू x, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में 300 केल्विन, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, 3/2 kT इंटू n डैश, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लीजिए n डैश है सेकेंड सैंपल में, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज गिवन टू बी 2x जूल्स। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड किया, n इज इक्वल टू n डैश। Next question is 67th question. For an ideal gas, number of moles per liter in terms of its pressure P, gas constant R and temperature T is. आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स पर, पहले आइडियल गैस के लिए इक्वेशन क्या है भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो पूछ क्या रहा है ये, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रेशर पी, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। सो दिस विल बी पी अपॉन आर टी, एक साइड ले आइए आप और दूसरी साइड आ गया एन अपॉन वी, दीज आर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर किसके बराबर आ रहे हैं, पी अपॉन आर टी के बराबर आ रहे हैं, सो दैट विल बी पी अपॉन आर टी। Next question is 68th question, and 68th question is
as the temperature is raised from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, the average kinetic energy of neon atoms changes by a factor. तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं 20 से 40. हाँ जी, 68 क्वेश्चन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, और कितने फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा वो पूछा है इसने. सो फर्स्ट देखिए काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट केस में इट इज 3/2 nRT1, सेकेंड केस में 3/2 nRT2. तो किस फैक्टर से चेंज होगा, ये तो चेंज नहीं हो रहे. अगर डिवाइड करें, फैक्टर देखना है तो आपने जस्ट टेम्परेचर्स को डिवाइड करना है एक दूसरे से. फर्स्ट में टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस मींस केल्विन में 273 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 293. और सेकंड केस में 40 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 313. किस फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया 313 डिवाइडेड बाय 293. दिस इज द फैक्टर बाय विच काइनेटिक एनर्जी हैज चेंज्ड. जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस का. सो 68 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 313 divided by 293. Next question is 69th question. According to kinetic theory of gases, in an ideal gas between two successive collisions a gas molecules travels. तो एवरेज ये जो काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक ये भी बीच में पॉइंट है कि जब भी कोलिजन्स होती हैं तो इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं और साथ में जो पाथ फॉलो करेंगे मॉलिक्यूल्स दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ. दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी कोलिजन्स हो रही हैं तो बीच में जो पाथ फॉलो कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पाथ. दिस इज अ पोस्टुलेट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ओनली. Next question is 70th question. सेवेंटीथ क्वेश्चन देखिए. What volume of H2 gas at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure will be consumed in obtaining 21.6 gram of boron? Atomic mass given है 10.8 AMU from reduction of boron trichloride by H2. तो पहली बात रिडक्शन कैसे होनी है BCl3 की बोरोन ट्राइक्लोराइड की प्लस H2 गिविंग यू बोरोन प्लस HCl. बैलेंस कीजिए इसको, ट्वाइस BCl3, hydrogen will be thrice H2, boron will be twice and Cl will be 6 times HCl. तो what volume of H2 gas at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure, मतलब STP conditions given है 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure will be obtained in obtaining 21.6 gram of boron. 21.6 ग्राम बोरोन जो होगा वो कितने मोल्स के बराबर है, एक मोल कितने के बराबर होगा 10.8 ग्राम्स के बराबर. एटॉमिक मास गिवन है ना आपको 10.8, तो 10.8 ग्राम्स जो है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मोल. 10.8 का डबल कीजिए वाला 10.8 इंटू 2 कितना हो जाता है 21.6 ओनली. तो जितने ग्राम्स की बात हो रही है 21.6 ग्राम्स की, 21.6 ग्राम्स जो होते हैं वो 2 मोल्स हैं बोरोन के. तो ये पूछ रहा है कि 2 मोल्स अगर बोरोन के बनाने हैं तो वो कितनी हाइड्रोजन गैस से बनेंगे, कितने लीटर्स हाइड्रोजन गैस से बनेंगे. तो 2 मोल्स बन रहे हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से. देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिए 2 मोल्स बोरोन के बन रहे हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से. 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एसटीपी कंडीशंस पे किसके बराबर होगी, 1 मोल जो होता है दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स. सो 3 मोल्स विल बी इक्वल टू 3 into 22.4 liters, that is equal to 67.2 liters. So 70th का B 67.2 liters is the correct option. एक बार फिर से देखिए 70th क्वेश्चन जो है, what volume of H2 gas at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure
will be consumed in obtaining 21.6 ग्राम ऑफ बोरोन, जिसका कि एटॉमिक मास गिवन है 10.8 AMU, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइक्लोराइड बाय H2। कितनी वॉल्यूम हाइड्रोजन की एसटीपी कंडीशंस पे कंज्यूम होनी है अगर 21.6 ग्राम बोरोन ऑब्टेन करवाना है? तो 21.6 ग्राम बोरोन का मतलब है जो उसका मॉलिक्यूलर मास है 10.8 ग्राम्स, वो होता है 1 मोल के बराबर। और 21.6 जो कि डबल है इसका 10.8 का, उतने ग्राम्स अगर ऑब्टेन करने हैं तो वो आएंगे 2 मोल्स, दैट मीन्स 2 मोल्स बोरोन के बराबर हो गया वो। और 2 मोल्स बोरोन कितने हाइड्रोजन से आ रहे हैं? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से। 1 मोल हाइड्रोजन एसटीपी कंडीशंस पे 22.4 लीटर्स के बराबर होती है। 3 मोल्स हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 67.2 लीटर्स। कैसे आया? 1 मोल 22.4 लीटर्स के बराबर। 3 moles of hydrogen will be equal to 3 into 22.4, that is equal to 67.2 liters, and 70th का therefore correct option is B option, 67.2 liters। 71st question जो है, in van der Waal equation of state about gas laws, the gas constant जो van der Waals constant B है वो कहता that is a measure of, तो दैट इज एक्चुअली बी क्या है? को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होता है? एक्चुअली 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, और इट इज द इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। सो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस हैज टू बी 71st में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। वैसे होता क्या? इट इज 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, but we have to take the most appropriate option, so 71st का C will be the correct answer, volume occupied by the gas molecules, वो B होता है, that is a measure of, B is a measure of volume occupied by the gas molecules, so 71st का C is the correct option।